पाकिस्तान को इस टेस्ट मैच में कम से कम 150-200 रन की लीड लेनी, वही मैंने कहा ना कि कम से कम 150-200 रन, 150 तो एटलीस्ट 150 रन की तो लीड लेनी चाहिए। 100 A few moments later. और भाई यहाँ पर पाकिस्तान की टीम ट्रेल काटने से पहले ही ऑल आउट हो गई है। मैं बात कर रहा हूँ ये जो पाकिस्तान वेस्ट इंडीज का टेस्ट मैच चल रहा है, वेस्ट इंडीज ने बनाए थे 311, पाकिस्तान ने बनाए 282 और ऑल आउट हो गए। वैसे एक चीज़ तो मेंशन करना मैं भूल गई, बाबर आजम की कैप्टनसी में खेल रहे हैं हम ये टेस्ट। क्या बात है, लानत है तुम लोगों के ऊपर, इसके ऊपर तुम बैंक करते हो। इस लानती को तुमने सोचा था कि यार, मैं पहले ही कह रहा था, फटे पुराने तुमने नाकारा निकम्मे उठाकर साले तुमने पाकिस्तान के ऊपर फिर लान दिए, फिर तुम्हें लानतें चाहिए, मुझे समझ में। दोस्तों, वेस्टइंडीज को 310 रन पर ऑल आउट करके बहुत उछल रहे थे। इन झोपड़ी वालों को लगा कि इस बार हम वेस्टइंडीज को पेल देंगे, लेकिन इन झोपड़ी वालों की जिंदगी में ना तो आटा नसीब है, ना ही जीत की खुशी। जब जब ये लोग क्रिकेट खेलते हैं, तब तब इन मर्दे मोमिनों की इज्जत, आबरू और कपड़े सामने वाली टीम फाड़ देती है। टेस्ट मैच 5 दिन का होता है, लेकिन ये झोपड़ी वाले इतने मुंहफट है कि टेस्ट मैच के दूसरे दिन ही जीत घोषित करने लगे। उसमें भी ये झोपड़ी वालों की मदरसा छाप पढ़ाई देखो। 120 की स्पीड से बॉलिंग करने वाले थके हुए बॉलर्स लेके गए हैं वेस्टइंडीज और इंग्लैंड के दौरे पे। मतलब गली मोहल्ले में घूमने वाले सड़क छाप कुत्ते की टट्टी भी अपने पिछवाड़े से पाकिस्तानी बॉलर्स की गति से भी तेज निकलती है। टू द मार्क, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, शान ने सही एटीट्यूड यहाँ पर अपनाया। शान ने, क्योंकि कप्तानी का बर्डन हट चुका है, तो उससे अपना खुल के खेला, चांसेस भी लिए, एजेस भी निकले, सब हुआ। लेकिन ये है कि 109 रन करना इस पिच के ऊपर, इट्स ए गुड मतलब एफर्ट फॉर हिम। और इमाम ने भी बहुत अच्छी बैटिंग की स्टार्ट उसने की है। ये नहीं कि रन हो सकते हैं, लेकिन जो हमने देखा है अब तक इस टेस्ट मैच में, एनीथिंग पाकिस्तान का अगर 3 विकेट जल्दी भी निकाल लेता है तो ऑलरेडी आप समझ लें कि 155 इज़ नॉट गोइंग टू बी ईजी टास्क ऑन दिस पिच, इवन ऑन द 4th डे। क्योंकि लग तो अब यही रहा है कि ये मैच हो सकता है कि 4th डे पे ही ख़त्म हो जाए, मतलब 5th डे पे जाएगा ही नहीं मैच। लेकिन इवन 4th डे की जितनी वेरिएबल बाउंस है, अनटिल अनलेस के होता है कभी कभार कि पिच बिल्कुल ही कैरेक्टर चेंज कर देती है, आखिरी 2 दिन अब फ्लैट हो जाती है। ज़्यादातर यही होता है कि डिटोरिएट करती है और पिच, लेकिन ये भी होता है कभी कभार एकदम बेहतर हो जाती है बैटिंग के लिए, 1 सेशन 2 सेशन के लिए। वो हो गया तो पासिंग के लिए बहुत अच्छा। वरना इवन 155 एट दिस करंट पोजिशन इज़ गोइंग टू बी अ टेस्ट फॉर द पाकिस्तानी बैट्समैन, देयर इज़ नो टू वेज अबाउट इट। जो सीनियर प्लेयर्स है उनको एफर्ट करनी पड़ेगी। रिजवान, द वे ही गॉट आउट टुडे, वेरी डिसअपॉइंटिंग कि लोअर ऑर्डर को, मतलब जिस तरह से जब विकेट्स गिर रही थी धड़ाधड़ गिर, मतलब रिजवान को थोड़ा एफर्ट करनी चाहिए थी। बात वही है यार कि देखें, मैं वही कहता हूँ कि ये हमारे वहाँ ये चीज़ बड़ी कही जाती है कि भाई जिस चीज़ के आपको पैसे मिलते हैं, जिस काम के लिए आपको पैसे मिलते हैं, यू आर सपोज टू 100% पुट एफर्ट इनटू दैट वर्क, इनटू दैट प्रोफेशन, फोकस अप्लाई, हर चीज़ कमिटमेंट करना पड़ती है। अब रिजवान साहब के जो मतलब चीज़ें हैं वो ऐसी है कि इतना सीनियर प्लेयर होने के बाद भी यार आप मतलब डगआउट में बैठ के मतलब अब मैं क्या बोलूँ यार, किताबें देख रहे हैं, जो भी है, जिस किस्म की भी किताब हो, रिलीज स्कॉलर की जो भी हो, आई थिंक यार थोड़ा सा अगर आपको फोकस करने की ज़रूरत है। एंड सेकंड इसमें रिजवान और बाबर का बड़ा अहम किरदार होगा, क्योंकि दोनों बहुत सीनियर प्लेयर्स हैं। दे हैव टू कम अप विद गुड स्कोर्स। देखें, पाकिस्तान इज़ नॉट, दिस इज़ अ मैच विच नाइदर टीम इज़ आउट ऑफ इट, ठीक है। वी डोंट नो कल 3 विकेटें जल्दी गिरती है या उसको ये स्ट्रेच करते हैं, ऑल लीड बढ़ा देते हैं। अगर ऑल लीड बढ़ा दी तो पाकिस्तान के लिए और मुश्किल। लेकिन राइट नाउ 155 and we have seen in the past in the West Indies, especially in Port of Spain, वो तो खैर पुराने ग्राउंड पे मैचेस होते थे, लेकिन बड़े बड़े लो स्कोर्स पे टीमें आउट हुई हैं। यहाँ पर वेस्ट इंडीज़ की पिचेज ऐसी हैं कि इनका कुछ मतलब इनकी जो वेरिएबिलिटी होती है ना बाउंस की, वो बड़ा परेशान करती है प्लेयर्स को। वो हो सकता है, ये भी हो सकता है जैसे जस्टिन ग्रीव्स जैसा बॉलर 5 विकेटें वो ले गया आज, ठीक है ना। उसकी वजह यही थी कि वेरिएबल बाउंस की वजह से भी उसको हेल्प मिल रही थी। तो आई थिंक कि 155 इज गोइंग टू बी चैलेंजिंग, वेरी प्रीटी चैलेंजिंग फॉर पाकिस्तान इवन नाउ। But Pakistan is not out of the test match. They can win this test match if they apply themselves. Similarly, वेस्ट इंडीज़ में अगर आप देखें तो कल जिस तरह से जब पार्टनरशिप हुई इसी पिच पे 155 रन्स की पार्टनरशिप की शान ने और उसने इमाम ने, इसी पिच पे हौज और उसने क्या कहते हैं अपने शे होप ने अच्छी लंबी पार्टनरशिप की, ठीक है। तो इस पिच से पार्टनरशिप्स हुई है। ओनली थिंग इज़ यू नीड टू अप्लाई योरसेल्फ। अब टेस्ट है भाई सीनियर प्लेयर्स का,
आजानोविच से मैं इतनी एक्सपेक्टेशन नहीं रखूँगा, लेकिन बाबर से ज़रूर रखूँगा। अब शान का भी ये फ़र्ज़ बनता है कि पहले इनिंग्स में अच्छे रन्स किए हैं, तो ही हैज़ टू कैरी दैट फॉर्मेट टू द सेकंड इनिंग्स। बट इट्स अ मैच ऑन अ नाइफ्स एज, और बहुत मज़ा आएगा इस मैच में। ये जिस तरह एंड होगा ना, ये बड़ा, आई थिंक इट्स गोइंग टू बी अ सेंसेशनल एंड। वेस्ट इंडीज इतने झंडू और थके हुए बॉलर्स लेके गए हैं ये चपड़गंजू। अगर आप ये टेस्ट मैच देखने जाओ तो पाकिस्तान के नसीब में तो जलालत ही भरी है। मुझे लगता है कि अगर वेस्ट इंडीज़ 150 रन तो बना ही दिया है ऑलरेडी, ये वेस्ट इंडीज़ इन भीखमंगों के कल के दिन ही ऑल आउट कर देगी, इतने रन भी नहीं बनने देगी। क्योंकि अभी सेमार जोसेफ खेल रहा है ना, वो मुझे लगता है वेस्ट इंडीज़ का स्कोर 200 के पार लेके चला जाएगा। मतलब कि ये झोपड़ी वाले 200 रन पे 2 विकेट थी और 280 में तो पूरे के पूरे सिमट गए। इतनी थर्ड क्लास, घटिया और गली मोहल्ले की क्रिकेट खेलते हैं ये लोग। और उसमें भी घंटे का किंग बाबर आजम, पिछले 10 सालों से उसने कोई टेस्ट मैच में सेंचुरी नहीं मारी। फिर भी ये पाकिस्तानी तवायफ मीडिया और बाबर आजम का चाटुकार तनवीर अहमद घंटे के किंग को वर्ल्ड क्लास बैट्समैन बोलता है। टेस्ट में इस घंटे के किंग की 40 की एवरेज हो गई है और पिछले 5 साल से एक भी सेंचुरी नहीं है। फिर भी इन झोपड़ी वालों की बुद्धि देखो, मदरसा छाप पढ़ाई इसको कहते हैं और फ्लैट अर्थ पे रहना भी इसे कहते हैं। इन लोगों ने इस घंटे के किंग को तीसरी बार पाकिस्तान का कैप्टन बनाया है। और उसकी वजह क्यों है? क्योंकि दूसरे कैप्टन नहीं चल पा रहे हैं। ये झोपड़ी वाले दूसरे कैप्टन नहीं चल पा रहे हैं तो कोई नया टैलेंट नहीं ढूंढते हैं। ये लोग उनमें से ही जो पहले बगावत करके, साजिशें करके, मतलब टीम प्लानिंग करके, ग्रुपबाजी करके, ड्रामेबाजी करके जो कैप्टन बने थे, उनको ही वापस कैप्टन बना दिया है। बाकी तो आपको ये वीडियो पसंद आई हो और आप भी जज्बे वाली कौम हो तो कमेंट में लिखो जज्बे वाली कौम। मैं था, हूँ और रहूँगा पोरकियों की ठुकाई का ब्रांड एम्बेसडर, जज्बे वाली कौम का थेरापिस्ट। मिलते हैं अगले रोस्ट में, तब तक अपना जज्बा कंट्रोल में रखो। दोस्तों, इस वीडियो को शेयर करो ताकि ऐसे पाकिस्तानी भीख मंगे एक्सपर्ट को पता चले कि इंडिया उनका बाप है और पाकिस्तान इंडिया का बेटा है। जय हिंद। और मिलते हैं अगले वीडियो में, जहां हम फिर किसी भिखारी एक्सपर्ट की सच्चाई उजागर करेंगे।